हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशोलॉजी फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल। सोशोलॉजी की सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रेनेसा, जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। आज हम रेनेसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज फैक्ट्स तो इकट्ठा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना जो हमारा है ना, वो मेन एजेंडा है। ठीक है, मेन हमें जो टॉपिक का जो एकदम जो उसका कोर है ना, उसको हमें समझना है, कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से अपने क्लियर करना है, जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे कदम रखना पड़ेगा। इसीलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउ एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी टुक प्लेस, देन डार्क एज क्या होती है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, जो हमने ज़्यादा लेक्चर्स अभी नहीं है हमारे प्रीवियस के, 2-3 लेक्चर्स ही हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, फिर आप रेनेसा को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये सब समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेनेसा रेनेसा का जो टाइम पीरियड था वो था 14th to 17th सेंचुरी। रेनेसा मीन्स rebirth. Okay, Renaissance was a period of European history that saw a cultural flowering in art, literature, philosophy, music, science, and religion. It literally means rebirth. Okay, what I said before, rebirth. Renaissance was rebirth of classical learning based on literary, historical, and religious texts of antiquity. एंटिक्विटी मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट थे जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तर्किश के द्वारा, तो उनका क्या हुआ, रीबर्थ हुआ। ठीक, जिनको एंशियंट ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में लिखा गया था। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी हम और देखते हैं। इन आर्ट एंड लिटरेचर, रेनेसा मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट, लिटरेचर, culture and pattern of life which had been destroyed by the repeated invasions of the Turks. ठीक है, तर्किश का बहुत इन्वेशन हो रहा था, जिन्होंने पूरा इनका जो लिटरेचर था, आर्ट था, कल्चर था, पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक, तो जो ग्रीक आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, फिलोसोफर्स थे, इनको फ्लड कर दिया गया ग्रीस से, और उनको एक शेल्टर मिला कहाँ, इटली में। ठीक, एंड इन इटली दे फाउंड अ वेरी फेवरेबल एटमॉस्फेयर, उनको वहाँ बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला फॉर द रिवाइवल एंड फर्दर एनरिचमेंट ऑफ देयर आर्ट एंड लिटरेचर। उनको एक ही विश्वास हो गया कि उनका जो आर्ट एंड लिटरेचर जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो इसको यहाँ फिर से फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ रेनेसा। मेन कॉजेज क्या थे रेनेसा के। ठीक है, तो एक कॉज था द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मशीन, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग पेपर था, उनका इन्वेंशन होने लगा। ठीक, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द तर्क्स। ठीक है, जो ये जो तर्क्स थे, इनके द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया। ठीक, मैनी किंग्स, नोबल्स एंड मर्चेंट्स एनकरेजेस न्यू लिटरेचर एंड आर्ट। बहुत सारे किंग्स, नोबल्स, मर्चेंट्स ऐसे थे जिनको आर्ट एंड लिटरेचर ने अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया किसे, आर्ट एंड लिटरेचर को। ठीक, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म गेव वे टू द सोशल मोबिलिटी। ठीक, फ्यूडलिज्म का भी बहुत ही डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी इंक्रीज हुई, है ना। तो राइज ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स हु बिकेम पैट्रन्स ऑफ द आर्ट्स, ये भी एक रीज़न था। डिज़ायर टू ब्यूटिफाई सिटीज़ आफ्टर ब्लैक डेथ एट्सेट्रा, तो अपनी सिटी को बहुत और ज़्यादा ब्यूटिफाई करने के लिए एक लोगों के अंदर एक डिज़ायर पैदा होने लगी, जिसकी वजह से भी रेनेसा का बर्थ हुआ, ऐसा माना जाता है। इंक्रीज ट्रेड विद एशिया एंड रीजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रूसेड्स, वेस्ट और ईस्ट के बीच में कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा अब बढ़ने लगे थे, जिसने किसको राइज़ किया, रेनेसा को जिसने राइज़ किया। ग्रोथ ऑफ सिटी स्टेट्स का भी ग्रोथ होने लगा। इंक्रीज डिज़ायर फॉर नॉलेज, विच टाइप ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। तो जो लोग थे उनके अंदर नॉलेज के लिए डिज़ायर पैदा होने लगी, उनको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए उनकी जो इच्छुकता थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, अब हमने कॉजेज़ देख लिए हैं रेनेसा के, अब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि रेनेसा के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो फर्स्ट इज रेनेसा स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, है ना। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी रेनेसा स्प्रेड फ्रॉम इटली टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, पहले इटली में स्प्रेड हुआ, उसके बाद वो बाकी रेस्ट ऑफ द जो यूरोप था वहाँ वो स्प्रेड होने लगा, एंड फाइनली रीच टू द इंग्लैंड। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट इज
रेनेसा लेड टू न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर पैदा होने लगी थी लोगों के अंदर नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो ये इट प्रमोटेड ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ का ग्रोथ होने लगा। क्यों? क्योंकि न्यू लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इंक्रीज़ होने लगा। लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर डिज़ायर पैदा हो रही थी नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। मोर पीपल स्टार्टेड टू ट्रेड बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ इटली। इटली की लोकेशन ऐसी थी कि बहुत सारे पीपल ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ड इन मैनी एरियाज। ये तो इसके इम्पैक्ट थे ही, है ना। इसके सिवा भी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट थे बहुत सारे एरियाज़ में। जैसे कि पहला हम देखते हैं आर्ट के फील्ड में। आर्ट के फील्ड में क्या चेंजेस आए? द आर्टिस्ट यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ मॉन्क्स, बाइशॉप्स एंड प्रीस्ट एंड चर्च। एंड जो आर्टिस्ट थे ना वो मॉन्क्स की, बाइशॉप्स की, प्रीस्ट की पिक्चर को ड्रॉ करते थे। बट चर्च हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। चर्च ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, है ना। बट लेटर द यूरोपियन आर्ट ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरीज, 15th और 16th सेंचुरीज में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपने बहुत ही फेमस आपने एक पिक्चर देखी होगी मोनालिसा की, जिसको ड्रॉ किया गया था लियोनार्डो दा विनी के द्वारा। एंड नेक्स्ट इज माइकलएंजेलो, जो एक इटालियन स्कल्पचर थे। द क्रिएशन ऑफ एडम, सिस्टीन चैपलिन सीलिंग, स्टैचू ऑफ डेविड, ये तीनों इनके द्वारा फॉर्म किए गए थे। तो इतने सारे ये जो चेंजेस आए थे, ये जो इम्पैक्ट था, ये आर्ट पर पड़ा था रेनेसा की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट फील्ड कौन सी थी जिसमें रेनेसा का इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस पे तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। साइंस डेवलप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। द डेवलपमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस मेड दिस एट डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनका मतलब इम्पैक्ट पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल कॉपरनिकस, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा कॉपरनिकस। इनका कहना ये था कि जो सन है वो स्टैटिक है और जो अर्थ है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जॉन केपलर की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ ऑफ द प्लैनेट। उसका मीन्स ये था कि अगर ये सन है ना, अगर ये सन है तो जो अर्थ का जो पाथ होगा उसके अराउंड रिवॉल्व करने का वो इलिप्टिकल होगा। मीन्स जैसा अंडा होता है ना, अंडे के आकार का, राउंड शेप में नहीं होगा, इलिप्टिकल होगा उसका पाथ। ठीक है। विलियम हार्वे ने भी क्या कहा था? द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस के बारे में बताया था। तो ये था साइंस की फील्ड में रेनेसा का इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज लिटरेचर। लिटरेचर का उससे पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट आफ्टर रेनेसा द बाइबल वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश बाय जॉन विक्लिफ। ठीक है, जॉन विक्लिफ के द्वारा ये जो ट्रांसलेशन हुआ था ये किया गया था। और इसी टाइम पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर का भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई। ठीक है, आप और कुछ भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे दंतेज की डिवाइन कॉमेडी, मोरेस का यूटोपिया, शेक्सपियर एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे सम ऑफ दी वो थे ऑथर्स थे, सम ऑफ द फिलोसोफर्स थे जिनका बहुत मतलब कि लिटरेचर में इम्पैक्ट पड़ा था। एंड नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। द बिल्डर ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रक्टेड मैनी चर्चेस, प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स फॉलोइंग द स्टाइल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। ठीक है, इसका भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। ठीक है, एक और है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में भी रेनेसा का बहुत इम्पैक्ट हुआ। ड्यूरिंग रेनेसा फाइन आर्ट्स ऑल्सो ब्लूम्ड। ठीक है, इटली वॉज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मिडीवल सॉन्ग। इटली जो है ना उसको मुक्त कर दिया गया था मिडीवल सॉन्ग के जो क्लचेस था उससे। द यूज ऑफ पियानो एंड वायलिन मेड द सॉन्ग स्वीटर। In churches, old songs were discarded and new songs were incorporated in prayer. For example, Palestrina, singer and musician. ठीक है, तो फाइन आर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ा, लिटरेचर में इम्पैक्ट पड़ा, आर्किटेक्चर में इम्पैक्ट पड़ा, लिटरेचर में इम्पैक्ट पड़ा, साइंस में इम्पैक्ट पड़ा, और हमने देखा था आर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये था पूरा इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं।
आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। जैसे लिटरेचर में शेक्सपियर थे, उनकी जो रोमियो जूलियट है ये बहुत फेमस है, आपने बहुत बार सुना होगा। आर्ट में जैसे मैंने बताया ये मोनालिसा, स्टैचू ऑफ डेविड, ठीक है। एक्सप्लोरर्स भी बहुत सारे आए, जैसे कि वास्को डी गामा, कोलंबस हो गए। साइंटिस्ट मैंने बताया ही, केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस। फिलोसोफर्स में मैकियावेली द प्रिंस है उनकी। रिलीजियस एक हमारा रह गया था। रिलीजियस में भी कौन थे? मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन। ये कौन थे? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैथोलिक चर्च। इन्होंने चर्च की अथॉरिटी को इन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। जो मार्टिन लूथर थे वो एक जर्मन मॉन्क थे, और जो जॉन कैल्विन थे वो एक फ्रेंच थियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। दे एडवोकेटेड दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड द अर्थ एंड पैराडाइज। गॉड ने ही अर्थ को भी क्रिएट किया है, गॉड ने ही पैराडाइज यानी स्वर्ग को भी क्रिएट किया है, ठीक। सो बोथ आर इक्वली मोरल सेक्रेड प्लेसेस, मतलब दोनों ही इक्वल, जो सेक्रेड मीन्स जैसे धार्मिक आप कह सकते हो, दोनों ही इक्वली मोरल हैं, इक्वली सेक्रेड प्लेस हैं। सो मैन शुड बी हैप्पी विथ हिज लाइफ इन अर्थ एज बोथ क्रिएटेड बाय गॉड इज सुप्रीम। तो जो मैन है उसको जो अपना लाइफ है, उसको जो अपना जीवन है, वो अर्थ पे एकदम खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने तो दोनों को इक्वली ही वो किया है, पैराडाइज को भी अर्थ को भी। बट जो प्रीस्टली क्लास है, ये जो प्रीस्टली क्लास है, इनका कहना था, प्रीस्टली क्लास सेज टू डिटैच फ्रॉम द अर्थ एज फाइनल डेस्टिनेशन इज पैराडाइज। उनका कहना ये था कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो स्वर्ग ही है ना। लेकिन इनका जो कहना था, ये जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, इनका कहना था गॉड विल नॉट बी प्लीज्ड विथ डिवोशन, चैरिटी, प्रेइंग, ठीक है। जो गॉड हैं वो इनसे प्लीज़ नहीं होंगे कि आप उन डिवोशन से, चैरिटी से, प्रेइंग से, इनसे प्लीज़ नहीं होंगे। गॉड प्लीज़ होंगे जब, कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो जब आप अपना काम करोगे तो गॉड आपके काम से ही खुश होंगे। सो मैन शुड कमिट हिमसेल्फ टू वर्क, ओके। तो ये आप लाइन याद रखना। एक और है, Renaissance is also said to have given birth to another important ideological paradigm in the human history which is called modernity, ठीक है। रेनेसा ने ही मॉडर्निटी को बर्थ दिया है इन यूरोप में। मॉडर्निटी का मीन्स होता है मोडोस। मोडोस मीन्स थिंकिंग न्यू, थिंकिंग डिफरेंट, एंड मोडोस इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। रेनेसा गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी ऑल्सो, ठीक। तो लास्ट में हम देखते हैं, रेनेसा हैड क्रिएटेड ह्यूमनिज्म इन मैन। इसका मीन्स ये है कि जो इंसान के अंदर जो मानवता का जो परसेंटेज था वो और इंक्रीज हो गया, है ना। इट इंक्रीज द डिज़ायर इन मैन टू नो मोर एंड मोर। रेनेसा की वजह से ही जो मैन थे, जो इंसान थे, उनके अंदर एक डिज़ायरनेस डेवलप हुई। किस लिए? और ज़्यादा जानने के लिए, मीन्स टू गेन मोर नॉलेज। और ज़्यादा मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फील्ड है, जैसे आप कह सकते हो आर्ट एंड लिटरेचर की फील्ड है, आर्किटेक्चर की फील्ड है, या फिर साइंस का फील्ड है, या फिर कोई भी फील्ड है, तो उस फील्ड में लोगों को और भी ज़्यादा जानने की जो इच्छा थी वो और भी ज़्यादा पैदा होने लगी। और ये किसकी वजह से? ये सिर्फ रेनेसा की वजह से, ठीक है। तो ये जो आज हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा पूरा रेनेसा के बारे में। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं बहुत ही फाइन नोट्स हैं, आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इसके नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे मॉडर्निटी, थोड़ा सा हम देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि मॉडर्निटी है क्या, जिसको रेनेसा ने बर्थ दिया, एक्चुअली में वो है क्या, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉडर्निटी, और आगे देखेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सब पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।